आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका प्राथमिक विद्यालय पट्टी धर्मदास क्षेत्र पाली में। आज शिक्षक संकुल बैठक का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भाई मनीराम यादव जी ने किया। इसके बाद हम सभी ने मिलकर के माँ सरस्वती की वंदना की। माँ सरस्वती की वंदना सामूहिक रूप से की गई और वंदना के उपरांत हम सभी ने मिलकर के एक सारगर्भित चर्चा एजेंडे के हिसाब से किया, जिसके कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं। अपने सभी वरिष्ठ अध्यापकगण, अपने शिक्षिकाएं मैंने और सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मुझे जो इस क्रम में निर्देश दिया गया है कि जिला स्तरीय जो मीटिंग है तो वहाँ की क्या मतलब अपेक्षाएं हैं हमसे, उसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग पूर्व में विदित हैं कि हमारे इस समय जो है निपुण भारत चल रहा है और निपुण भारत में 1, 2, 3 के लिए जो कक्षा वाइज लक्ष्य तय किए गए हैं उन्हीं लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। और आपको ये भी विदित होगा कि 23 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक डाइट के प्रशिक्षुओं के द्वारा जो भी शिक्षक संकुल के विद्यालय हैं और ARP द्वारा अधिकृत विद्यालय हैं उन पर असेसमेंट होना है 23 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में। और ये कार्य उनके द्वारा होना है। उसके बाद आगे की जैसी प्रक्रिया होगी फिर वो हमें बताया जाएगा। और बाकी शिक्षक संकुल की मीटिंग है तो शिक्षक संकुल की मीटिंग है, वो यही मानते हैं कि भाई शिक्षक संकुल हम जो है हमारी मुख्य। आप लोगों को पता है कि आधारशिला ज्ञान संदर्शिका जो हमको मिली है, इसका प्रयोग कैसे किया जाए आप सभी लोग कर भी रहे हैं। और इसमें क्या नया है और पुराने वाले से क्या अलग किया गया है, इसको 4 पार्ट में हम बांट दिए हैं। जो संदर्शिका है इसमें सबसे पहले वार्षिक ट्रैकर दिया गया है। ये ट्रैकर है, इसमें बच्चे को ट्रैक करना है कि हमको कक्षा 3 का मिला है कि कौन सा बच्चा किस स्तर पर है, ट्रैकर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 की है उसके बारे में लिखा गया है। फिर है वार्षिक शिक्षण का उद्देश्य, साप्ताहिक शिक्षण चक्र और पाठ योजना। हर पाठ की एक योजना बनाई गई है जो पेज संख्या 11 से 150 पेज के बीच में है। और उसके बाद हमारा मुख्य बिंदु शुरू होता है, जो हमें 3 शिक्षण जो घंटी बनाई गई है कि हमें 3 उसमें पढ़ाना है। उसमें पहले क्लास में क्या पढ़ाएंगे, दूसरे क्लास में क्या पढ़ाएंगे और तीसरे क्लास में क्या पढ़ाएंगे, कैसे उसको हम जोड़ेंगे, इसके बारे में इस किताब में दिया गया है। प्रत्येक सप्ताह 6 दिन का है, 6 दिन कार्य योजनाएँ हैं। और भाषा के लिए प्रत्येक दिन 3 क्लास निर्धारित किए गए। अब पहले क्लास में क्या हमको करना है, पाठ्य पुस्तक एवं मौखिक भाषा के विकास पर कार्य करना है। इसके तहत हमने जो अपने स्कूल में रणनीतियाँ बनाई हैं उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है कि क्या क्या हम करेंगे। कि पहले घंटे का जो हमारा इसमें आधारशिला ज्ञान संदर्शिका में है, जैसे हमेशा पलटने से अच्छा एक शॉर्ट नोट हम बना लिए हैं। चित्र कहानी पर चर्चा, अनुभवों पर चर्चा, मौखिक भाषा पर चर्चा, चित्र और पोस्टर पर चर्चा, शब्द अंताक्षरी पर चर्चा, वाक्य शब्दों से वाक्य बनाने पर चर्चा। ये सब मौखिक बच्चों से हम बातचीत कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर चर्चा की, जैसे के समझ में यही है कि इसमें जो कार्य योजना को विभाजित किया गया है वो वार्षिक तौर पर है और पूरे वर्ष को 25 सप्ताहों में विभक्त कर दिया गया है। प्रत्येक सप्ताह में 6 दिन कार्य करना है। प्रथम 4 दिवस जो हैं वो हमें अनुदेशनात्मक कार्य करना है, 3 क्लास। और तीनों क्लास में प्रथम रूप से पहले हम बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से मौखिक रूप से जोड़ेंगे। दूसरे क्लास में कार्यपत्रक का सहयोग देंगे और तीसरे क्लास में भी हम उनका गणितीय दक्षता देखेंगे। 3 दिन हमारे पास कार्यपत्रक होगा, प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस और तृतीय दिवस। चतुर्थ दिवस को हमको उसी में से पुनः फिर देख लेना है हमारा कौन सा बच्चा किस स्तर को प्राप्त किया है, उसका सहयोग करना है और उसका निदान करना है। 5वें दिन हम उसका समेकन करेंगे और आकलन भी कर लेंगे। इसके तत्पश्चात यदि कोई बच्चा हिचकता है, रुकता है, कूदता है तो 6ठे दिन हमारा पुनरावृत्ति। इसी जैसे पंडित जी भाषा में बताए 5वें दिन आकलन और 6वें दिन पुनरावृत्ति, आप गणित में ही बताए हैं 5वें दिन हम बताए हैं समेकन है और आकलन है, 6ठे दिन पुनरावृत्ति। हमारा हरा पहले 5वें दिन पुनरावृत्ति है।
दिखा दीजिए और छठे की नाक से। ये देखिए सर, ये समेकन है, ये समेकन है जी 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 और ये पुनरावृत्ति है। ठीक सर। किसी बच्चे को गोला गोली, किसी को ये नहीं अभी नहीं। कुछ भी दे करके अलग अलग विभाग समूहों में विभाजित कर देंगे। किसी बच्चे को 3 देंगे और 5 देंगे। उनको हमने पहले से जोड़ रखा है, सिखा दिया है कि ये 3 वस्तुएं हैं तो 3 कैसे लिखना है। ये पूर्व ज्ञान पर आधारित है और ये बच्चे हमारे सीख चुके हैं। शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किया जाए? तो शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला बिंदु तो यह होना चाहिए कि शिक्षण में एक सुधार होना चाहिए कि सरकार का कोई दबाव न हो, जिसमें शिक्षक के द्वारा नियम बनाया जाए कि शिक्षण को कैसे बेहतर बनाया जाए। दूसरा बिंदु है कि शिक्षण प्रक्रिया में अभिभावकों का भी बहुत अहम रोल है। यदि हम होमवर्क देते हैं, गृह कार्य देते हैं और बच्चे करके नहीं लाते हैं तो टोटल बच्चे हमारे ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो इस तरह से सीखने की प्रक्रिया की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। और कानून में क्या है कि अभिभावक बच्चों के पीछे पीछे लगे रहते हैं, जो उनको काम मिलता है विद्यालय में वो बच्चों के साथ लग जाते हैं कराने। जैसा कि आप सब लोगों को सर्वविदित है कि जो क्लास हमारा होना चाहिए वो भयमुक्त होना चाहिए। उसमें किसी तरह का प्रेशर में ना कोई बच्चा हो और ना ही अध्यापक। क्योंकि आज का जो हमारा परिवेश है, कहीं ना कहीं हम अपने घरों से भी एक हमारा या समाज से भी दबाव बना रहता है पहुंचने में या जो भी बातें हैं। और क्लास में जो हमारे बच्चे आते हैं वो विभिन्न घरों से आते हैं और घर का उनका क्या वातावरण है, कैसे हैं वो, उनकी भी तमाम समस्याएं होती हैं। ये सबको मिला करके मेरा जहाँ तक मानना है कि क्लास मेरा भयमुक्त होना चाहिए और भयमुक्त वातावरण में हमको टीचिंग शुरू करना चाहिए। पूर्व ज्ञान के आधारित पर भी हमको तो बच्चों को स्पेशली पढ़ाने के लिए जब आप क्लास में जाइए तो पूरा भयमुक्त वातावरण होना चाहिए। बच्चा वो पूरी तरह से आपसे घुला मिला होना चाहिए, तभी वह आपकी बातों को समझ पाएगा और तभी वह चीज़ों को अच्छे से जान पाएगा। सबसे पहले आप भले ही साइंस का चैप्टर पढ़ा रहे हो तो पहले उसको उस चैप्टर से जो उसके जीवन में दैनिक जीवन में जो चीज़ें उस चैप्टर से आ रही हैं उसके बारे में कहानी के रूप में बताइए। फिर उस चैप्टर के छोटे छोटे टॉपिक ले करके टॉपिक वाइज उसको पढ़ा दीजिए और फिर उस चैप्टर के आप क्वेश्चन पढ़वाइए, तब जा कर के वो बच्चा पूरी चीज़ों को बता पाता है। गवर्नमेंट ने ये किया है, उनका सबसे पहला उद्देश्य ये है कि नेट के द्वारा वो सीधे ही जान लेना चाहते हैं बिना आपके कि बच्चा किस स्तर पे। नेट के आयोजन के पीछे जो उनका उद्देश्य है मेरे समझ में नहीं आता है। अपने आप में ये व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ खामियां हैं। हम कुछ उपाय कर सकते हैं। इसमें पहला है कि विद्यालय का जो वातावरण है उसको रोचक बनाया जाए। सरकार या विभाग से जो हमें सामग्री मिली है, जैसे शिक्षण संदर्शिका मिला है, गणित किट मिला है, खेल सामग्री मिला है, उसका निरंतर उपयोग किया जाए जिससे बच्चों को विद्यालय आने में रुचि हो, पढ़ने में रुचि हो, जिससे आगामी जो नेट एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बच्चे अपना पूरा प्रयास कर सकें। दूसरा है कि जो हम एसएमसी बैठक या प्रबंध समिति बैठक करते हैं या अभिभावक बैठक करते हैं तो उसमें अभिभावकों को प्रेरित किया जाए कि अपने बच्चों को निरंतर विद्यालय दें। जब बच्चे निरंतर विद्यालय आएंगे तो जो स्कूल में पढ़ा वो ये है कि नेट में बच्चों की परफॉर्मेंस रिजल्ट को कैसे बेहतर किया जा सके। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि नेट की जो परीक्षा हो रही है वो इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए वो परीक्षा कराई जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उसमें जो है वो बच्चों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को परखा जा रहा है, असेस किया जा रहा है कि बच्चा कितना समझ पाया है अपने सब्जेक्ट, जो टॉपिक उसको पढ़ाया जा रहा है। तो इसी चीज़ को लेते हुए हमें ये योजना बनानी है कि हम अपना रिजल्ट को कैसे बेहतर कर सकें। तो उसके लिए मैं कुछ ये चार्ट पेपर बना के लाई हूँ कि हम कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं कि बच्चों का नेट का रिज़ल्ट जो है वो बेटर हो सके। इसमें सबसे पहले जो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कि बच्चे को जो भी पढ़ाया जा रहा है, जैसे 6 to 8 तो इस बार सिर्फ मैथ साइंस के ही पेपर गए थे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उससे जो रिलेटेड टॉपिक हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं बच्चा जो चीज़ समझ सकेगा उससे जुड़े हुए हर प्रकार के प्रश्न को वो जवाब दे सकेगा। क्योंकि अब रटने वाला दौर नहीं है, रोट मेमोराइजेशन से कुछ नहीं होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है ताकि उस टॉपिक से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जा सके तो बच्चा उसको जवाब दे सके।
हम प्रश्न पत्र देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बीच बीच से भी प्रश्न उठा के कुछ भी पूछ लेते हैं। तो बच्चे को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको करने के लिए हम कह सकते हैं कि जो हमें सब जान रहे हैं कि 23 तारीख से लेकर 10 तारीख तक निपुण असेसमेंट जो होना है सारे विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 3 तक का निपुण असेसमेंट होना है। इसमें 2-3 चैलेंजेस हैं जिस पे मतलब मेरा मानना है कि हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले तो ये है कि बच्चे जो भी आ रहे हैं वो निपुण ऐप जो है हमारा, उसमें हर क्लास के लिए असेसमेंट के लिए टेस्ट उसमें डिज़ाइन है, तो उसको तो पहले सारे बच्चे उससे फेमिलियर हों, क्योंकि अगर वो फेमिलियर नहीं होंगे तो वो पढ़ के या फिर उनका जो लक्ष्य है वो उसको प्राप्त अगर कर भी लिए होंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो पहली तो ये बात है कि वो लोग फेमिलियर हो। तो हमें क्या करना है, हम लोग हर बच्चे को हर दिन मतलब कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके कि बारी बारी से सबका असेसमेंट टेस्ट करते रहें बराबर। वो वीकली भी है, उसमें सारा डेटा मतलब शो भी हो रहा है। तो अगर किसी बच्चे का एक बार आकलन हो गया है और वो सही नहीं है तो उसका बच्चे का नाम ना सेलेक्ट करते हुए नीचे एक ऑप्शन है कि रैंडम वैसे किसी भी बच्चे को बुला के आप असेसमेंट कर सकते हैं। ऐसे करने से दृश्य में भारत अपनी मुख्य चुनौतियां जो सबसे पहले है वो शिक्षा की है, और इसलिए भारत सरकार जो है नई शिक्षा नीति के तहत निपुण भारत मिशन की शुरुआत कर रहा है। हमें पता होगा कि तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन की शुरुआत की थी। निपुण का शाब्दिक अर्थ है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, अर्थात संख्यात्मक ज्ञान के साथ साथ हमें जो है बच्चों के शिक्षा और शिक्षण कार्य में निपुणता के लिए पहल करनी है। हम जहाँ पे जानते हैं कि अभी हाल ही में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हमें युवा भारत निर्माण करना है तो हमें ये सोचना होगा कि हम शिक्षा व्यवस्था को सुधार करें और भारत को फिर से हब बनाएं शिक्षा व्यवस्था का। और इसी को लेकर के इन्होंने ठीक है कि शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है और इससे हमारी GDP में भी काफ़ी मॉडल बनाना है। अगर देखा जाए तो जैसा DNT सर ने बताया, विज्ञान पढ़ाने का बड़ा अच्छा तरीका, रोचक तरीका, छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर पढ़ा जाए, लेकिन कभी कभी उसमें ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे नियम आते हैं जिनको समझा पाना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि बच्चे बस सुनेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। उसके लिए होता है कि उनके आसपास की घटनाओं से उनको जोड़ा जाए। आसपास की घटनाओं से जोड़ने के लिए उसे कुछ रूप देना जरूरी है। रूप के रूप में हम क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं, विज्ञान मॉडल। विज्ञान मॉडल आमतौर पर कुछ और नहीं है, मानसिक एवं स्पष्ट प्रतिनिधित्व करता है आसपास की घटनाओं का, जो कि बच्चों को समझने में बहुत ही सहायक होता है। अगर बन गया है और उनसे रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है आसपास की घटनाओं से, तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से उसे समझ सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए, हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं कार्बन कंपाउंड में कार्बन की संरचना, कार्बन किस तरीके से किसी परमाणु से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपका हीरे में या ले ले मीथेन का स्ट्रक्चर। तो मेरे पास तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुई, टाइम नहीं था अच्छा मॉडल बनाने का, लेकिन एक मॉडल मैंने छोटा सा बना के लाया है। कार्बन की संरचना हमेशा चतुष्फलकी जो कि हीरे में भी है और मीथेन में भी है, इस तरह की स्ट्रक्चर्स दिखा सकते हैं बच्चों को, जैसे नहीं लगेगा हाँ इस तरह से जुड़े हैं। उनको लगता होगा कि हाँ इस तरीके से जुड़ रहे हैं, तो आगे की संरचनाओं को समझने में उन्हें सहायता मिल सकती है। ठीक कोरोना की हमने बात की थी, कोरोना भी बच्चे समझ रहे थे कि वायरस से दिखाई नहीं देता, लेकिन टीवी पे दिखाया गया, बाद में दिखाया गया, कुछ बच्चे नहीं देखे, तो क्लास में इस तरह की स्ट्रक्चर बना के हम कर सकते हैं। मेरे पास समय कम था, स्कूल में आए, कदम का फल मिल गया, उसकी सहायता से मैंने ये सब बनाया। लेकिन ये मॉडल 3 प्रकार के होते हैं। दृश्य मॉडल होता है, दूसरा गणितीय और तीसरा आपका कंप्यूटेशनल आधारित होता है। तो गणितीय और कंप्यूटेशनल तो हायर एजुकेशन में यूज होता है, जिसका फोरकास्टिंग में यूज़ हम लोग करते हैं या और भी जनसंख्या से रिलेटेड। लेकिन दृश्य मॉडल का उपयोग हम अपने स्कूलों में कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम बहुत सारी घटनाओं को अच्छे समझा सकते हैं। लेकिन इसमें कमियां भी होती हैं, एकदम एग्जैक्ट 100% आप श्योरिटी से कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं, क्योंकि समय के साथ मॉडल भी चेंज होता है। उदाहरण के तौर पर अगर सौर मंडल का मॉडल देखा जाए, शुरुआत में जो नियम था 9 ग्रह थे, लेकिन वो जो मॉडल तैयार किया गया बाद में जब नया जानकारी हुआ तो वहाँ 1 ग्रह को कम किया गया, तो मॉडल में थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ। इसी तरह एक नियम था वहाँ पे सारे ग्रहों को सूर्य का चक्कर लगाते हुए एक ही डायरेक्शन दिखाया गया, जहाँ की बुध का जो रोटेशन है वो डिफरेंट है। तो जैसे से नई थ्योरीज विज्ञान में आती हैं, मॉडल में भी उसके साथ परिवर्तन है। जैसे हम लोग का भी चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं निपुण भारत क्या है। निपुण भारत एक मिशन चलाई गई है भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह मिशन चलाया गया है, जिससे कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चे प्रभावपूर्ण पढ़ पाए, लिख पाए एवं गणितीय संक्रिया कर पाए। यह जो मिशन है 2020 से शुरू हुई थी और इसका जो समापन है 2025 से लेकर 2026 तक। फिर उसके बाद क्या इसके लक्ष्य हैं, बाल वाटिका के लिए, कक्षा 1 के लिए, कक्षा 2 के लिए, कक्षा 3 के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उसको पाने के लिए सबसे ज़्यादा 2 विषयों पर ज़्यादा फोकस करना है। पहला है भाषा, दूसरा है गणित। भाषा के संदर्भ में देखा जाए तो भाषा में 3 कलांश होते हैं, जैसे पहला है मौखिक भाषा विकास, दूसरा है डिकोडिंग और तीसरा है पठन कौशल। ये
क्या कहते हैं, पठन पठन और लेखन। तो अब इसके बाद क्या आता है कि 4 ट्रैकर होते हैं इसमें, भाषा में भी है और गणित में भी है। तो कुछ जो बदलाव हुआ है इस संदर्शिका में, वो बदलाव यह है कि पहले 22 सप्ताह था, अब 25 सप्ताह कर दिया गया है। 25 सप्ताह तो किया ही गया है, साथ में उसके पाठ्य पुस्तकों को भी जोड़ा गया है इसमें। पाठ्य पुस्तक जोड़ने के बाद इससे ये पता चला है कि बच्चे और सबसे ज़्यादा समझ के साथ, प्रभावपूर्ण के साथ गणितीय संक्रिया कर सके या अच्छे से पढ़ लिख पाएँ। अब बात करते हैं कि कलांश में, कलांश जो होगा इसमें वो 40-40 मिनट का होगा। अगर पठन की बात करें तो उसमें भी 40 मिनट होगा कलांश 1 में, कलांश 2 में भी 40 मिनट का होगा, और कलांश 3 की बात करें तो वो 20-20 मिनट में डिवाइड कर दिया गया है। अब गणित की बात करते हैं तो गणित में ELPS मेथड को 21 तक और समाप्त 2025 से 26 तक 2 विषय है, भाषा और गणित। पहला है भाषा की शिक्षण योजना में 4 ट्रैकर होते हैं, वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक ट्रैकर, शाब्दिक ट्रैकर और कार्य पुस्तिका। सेम गणित में भी वही है, बस डिफरेंस ये है कि जो 4 दिन अनुदेशात्मक कार्य इसमें है, 4 दिन अनुदेशात्मक कार्य इसमें है। 5वें दिन इसमें पुनरावृत्ति है, तो 5वें दिन इसमें आकलन है, इसमें 6वें दिन आकलन है और इसमें 6वें दिन पुनरावृत्ति है। ये डिफरेंस है भाषा और गणित में। अब ये इतना ही लिखा हुआ है। और सबसे एक और पॉइंट जो इस बार चेंज हुआ है वो ये है कि शाब्दिक ट्रैकर पिछली बार 9वें और 18वें सप्ताह होता था, लेकिन इस बार 13वां और 21वें सप्ताह है, और गणित में 13वां और 20वें सप्ताह है ये ट्रैकर। अब TLM की बात करते से पहले बच्चों से पूछेंगे कि इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो बच्चे खुद से बोलेंगे कि यहाँ पेड़ है, चिड़िया है, लड़की है और सूरज भी है। तो फिर उसके बाद से बच्चे को बताएंगे। इसमें हम डिकोडिंग और ब्लेंडिंग भी पढ़ा सकते हैं। डिकोडिंग मतलब कि वर्डों को, शब्द में वर्डों को तोड़ कर करना, उसको डिकोडिंग कहेंगे, और अगर उसको जोड़ दिया जाए वर्डों को तो उसको ब्लेंडिंग कहते हैं। अब बात करते हैं भैया हमारी चिड़िया रानी। आप सब भी बोलिए, भैया हमारी चिड़िया रानी, भैया हमारी चिड़िया रानी, भैया हमारी चिड़िया रानी, इनके लाकर महल बनाती, इनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, नदियों से भर लाती पानी, भैया हमारी चिड़िया रानी, भैया हमारी चिड़िया रानी, तुझको दूर न जाने देंगे, तुझको दूर न जाने देंगे, दोनों से आंगन भर देंगे, दोनों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम, और हौज में भर देंगे हम। हौज मतलब कुंड होता है। हाँ जी। मीठा मीठा ठंडा पानी, मीठा मीठा ठंडा पानी। थैंक यू। निपुण भारत की अकादमिक रणनीति के क्रियान्वयन हेतु संदर्शिका और TLM का उपयोग व निर्माण। तो जैसे कि मैडम ने बताया कि निपुण भारत मिशन चल रहा है, तो जैसे कि कोरोना महामारी आई थी तो उसमें बच्चों पे जो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। बच्चों को प्रमोट तो कर दिया गया था, वो अपनी क्लास से आगे चले गए, लेकिन उन्होंने उस क्लास का जो था वो कुछ सीखा नहीं। कक्षा 1 के बच्चे को कुछ आता नहीं था और वो 2 या 3 में पहले पहुंच गया, तो उसे वो चीज़ आ नहीं रही थी। तो इसलिए सरकार ने निपुण भारत मिशन चला, जिसके उन्होंने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए। उन लक्ष्यों को जब बच्चे प्राप्त कर लेते हैं तो वो निपुण बालक कहलाते हैं। और इसी तरीके से जब कक्षा 1, 2, 3 के लिए ये लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, तो जब वो बच्चा लक्ष्य हासिल कर लेता है तो निपुण कहलाता है। और जब उस क्लास के सारे बच्चे उन लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे तो हमारा वो जो विद्यालय है वो निपुण कहलाएगा। तो इसके लिए कुछ अकादमिक रणनीतियाँ बनाई गई थी, और ये निपुण लक्ष्य जो है वो हमें 2025-26 तक वो करना है। तो 2023-24 के लिए हम लोगों को बहुत सी चीज़ें सरकार द्वारा प्रोवाइड की गई। जैसे मेरे पास कक्षा 2 की ये कार्य पुस्तिका है, ये भाषा की है और ये गणित की है। इसी तरीके से हमें कक्षा 1, 2, 3 तीनों में ही भाषा और गणित के लिए पुस्तकें दी गई हैं। साथ ही साथ हम लोग को गणित किट दी गई है जो वहाँ पे रखी है, बिग बुक वगैरह, प्रिंटेड मटेरियल हैं, TLM भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो उन सब का उपयोग करके हम लोगों को बच्चों को सिखाना है, खेल खेल में सिखाना है। और कौन सी टीम ज़्यादा उत्तर देती है, अच्छा उत्तर देती है, उसका जो है हाँ में कितने दिन अनुदेशात्मक कार्य किया जाता है? 4। देखिए इधर से उत्तर आ गया, इधर से उत्तर 4। मैं उठा के हाथ बता देना है, तुरंत बता देना। दूसरा प्रश्न डीप हो जाता है। गणित शिक्षण में समेकन एवं आकलन किस दिन किया जाता है? 5वें दिन। रघुवर सर, हम उनसे पहले बोले हैं सर। आप तो सुनाई नहीं दिया, ध्यान से सुनिए। मैंने आप ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न, हाँ, गणित शिक्षण में रिमेडियल और पुनरावृत्ति किस दिन किया जाता है? नहीं, 2 पागल। अच्छा, चौथा प्रश्न, गणित शिक्षण के प्रमुख चरण क्या क्या हैं? यस, चलिए स्क्रीन पे जाता है। 3C को 1 नंबर।
गणित किट में डोमिनो कार्ड में कितने संख्या तक के कार्ड हैं? चलिए 9। सी। टीम सी। भाषा शिक्षण के प्रमुख चरण क्या हैं? चलिए टीम ए। अच्छा अभी खाता खुला आप लोग खाता खुला आप लोग कहे भाषा शिक्षण का पहला कालांश किससे संबंधित है? ये टीम बी नहीं टीम सी। अनिल जी सबसे पहले बोलेंगे टीम बी चलिए सबसे पहले अनिल जी बोले भाषा शिक्षण में डिकोडिंग किस कालांश में होता है? नहीं ये बोले पहले ये बोले टीम सी। टीम सी। लेकिन पहले बोले आप लोग चलिए ठीक है, हम बीच में आ जाते हैं। भाई बीचों बोले पठन कौशल विकास के प्रमुख चरण क्या क्या है? पठन कौशल विकास के प्रमुख चरण क्या है? पठन कौशल विकास के प्रमुख चरण आई डू डी की तरफ डी की तरफ टीम डी आप ध्यान दीजिएगा। उन्होंने बोला लेकिन उन्होंने पूरा किया विकास के लिए हमें कौन सा टूल मिला है? मौखिक भाषा विकास में गणित टूल क्या है? पहले नंबर ए टीम को कार की व्यवस्था की गई है। बहुत बढ़िया सर हाँ एकदम ताली बजाइए भाई। ताली बजाइए भाई अरे हम बैठे थे उसमें एक और लोग थे। एक अंक से टीम बी जो है गणित संदर्शिका के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक हमने जाना और साथ ही नेट एग्जाम के बारे में और या फिर कक्षा में किस तरह का वातावरण बच्चों को दिया जाए कि उनका अधिगम अधिक से अधिक हो सके। ऐसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने साथ में मिलकर के चर्चा की और आशा है आगे भी इसी तरह से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक संकुल मीटिंग्स होती रहेंगी। इसी सबके साथ एक बार पुनः आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय जय।